सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन गुड्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। ये ट्रिपल एम आईएमपी है, मोस्ट 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 आईएमपी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स जो है, यहाँ आप लोग बोल सकते हो कि एक्ट जितने भी है उसमें सबसे बड़ी डेफिनेशन जो है वो गुड्स की है। तो वो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। किस तरह से मैं सिखाऊंगा आपको, याद रखने की टेक्निक भी सिखाऊंगा। जैसे मुझे याद है वैसे आपको रहेगी, आप देखते जाओ कैसे याद रखनी है। पहले कैसे मेरे को याद है कि नहीं वो भी आप लिख लो एक बार। यहां पे लिखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 2। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than actionable claim and money, also includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale। तो ये डेफिनेशन जो है वो मुझे तो बट ऑब्वियस है, मैंने काफ़ी कॉलेज में पढ़ाया हुआ है तो याद रखनी है और याद रहेगी। बिकॉज मैंने LLB भी क्रैक किया हुआ है, मैंने CS इंटर तक पढ़ाई की है, तो लॉ में भी बहुत सारी पढ़ाई की हुई है। तो LLB 3 साल कंपनी थे। इवन LLM मैंने पार्ट 1 कर लिया था, पार्ट 2 मैं किसी सर्कमस्टेंस के हिसाब से दे नहीं पाया था, और CS में मैंने बहुत सारी लॉ की पढ़ाई की थी। तो अब ये डेफिनेशन कैसे याद रखते हैं समझ लो। इस डेफिनेशन को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है बट ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ही है। बिकॉज टाइप्स ऑफ गुड्स काफी इजी है, आपको तुरंत इसी लेक्चर इसी वीडियो में आपको याद रह जाएगा, आई बेट यू। तो जस्ट यहां पे कैसी टेक्निक से मैं याद रखता हूं वो आपको खाली देखना है। तो यहां पे लिखा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो यहां तक आपको रुकना है, पहला पार्ट आपका ये हुआ। अब यहां पे इसको आपको समझाना भी पड़ेगा एग्जाम में, अगर बड़ा क्वेश्चन हो गया तो। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी यानी द प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू another, that is called movable property। यहां लिखा है other than actionable claim। actionable claim यानी easily converted into cash, simple language में। and money यानी currency notes and coins, मैंने बताया। अब ये पहला पार्ट हुआ यहां तक हमारा, ये याद रखना है आपको पहले से ही। अब and include stock and shares, growing crops and grass and things attached to or forming part of land। यहां तक दूसरा पार्ट बनेगा। ये दूसरी पार्ट यानी ये पहला पार्ट यहां से होगा, दूसरा पार्ट ये एंड के बाद शुरू होगा। तो इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। यानी जो जमीन में से मिल रहा है, यानी जो शेयर मार्केट के स्टॉक्स है वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, गोडाउन में स्टॉक्स है वो भी देखेंगे, यहाँ पे ग्रोइंग क्रॉप्स है वो भी देखेंगे, ग्रास भी देखेंगे, सब कुछ इसमें आएगा। और द थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, यानी लैंड से जो भी जुड़ा हुआ है वो भी, और लैंड के अंदर भी जो है वो सब कुछ भी गुड्स में आएगा। याद रखना आप लोग, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी, ये तीसरा पार्ट, विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एग्रीड होना चाहिए कि भाई ये आप लोगे फ्यूचर में या अभी आप ले रहे हो। समझ गए, या पास्ट में भी आपने बुक करवाया था और आप अभी ले रहे हो। तो ये सिंपल है कि ये जो सेल है वो हमने पहले किया हुआ था, अभी फुलफिल हो रहा है, या आज कर रहे हैं आज ही फुलफिल हो रहा है, या आज करेंगे और फ्यूचर में फुलफिल हो जाएगा। बट ये सब कुछ गुड्स ये सभी इसी रहेंगे, पास्ट में भी थे, ये प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है। तो 3 पार्ट हो गए, गुड्स एज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। फर्स्ट पार्ट याद रख लो आप, इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। दूसरा और तीसरा विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सिंपल। अब ये हो गई डेफिनेशन, डेफिनेशन को समझा भी दिया था मैंने, आपको याद रखना है। आपने एक चीज देखी इसमें, सिंपल है कि मैंने पूरी एक गुड्स की डेफिनेशन समझाई, उसमें जो जो चीज बताई है सारी बिलोंग्स टू लैंड है, सारी लैंड में से ही मिल रही है अपने को, जमीन में से ही मिल रही है। आप देख लेना शांति से, तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही इजी डेफिनेशन है बट सबसे बड़ी है, इसलिए स्टूडेंट इसको करने से डरते हैं। बट इसके टाइप्स ऑफ जो गुड्स है वो काफी इजी है। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आप देखते जाओ। एग्जिस्टिंग गुड्स, पहले 3 टाइप्स है इसके, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है? गुड्स ऑलरेडी ओन्ड एंड पजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ एग्रीमेंट, यानी सेलर के पास होने चाहिए।
यानी द गुड्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, विच इज अवेलेबल एट अ टाइम ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग को भी दो पार्ट में किया, यानी सेलर जब बेच रहा है उसके पास गुड्स तो होने चाहिए कि नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट, सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल एग्रीमेंट, उसके पास होना चाहिए, उसके पास पोजीशन होना ही चाहिए। अब कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्पेसिफाइड गुड एंड एसर्टेन गुड्स। अब स्पेसिफाइड गुड्स और एसर्टेन में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क है, बट मैंने एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है तो ध्यान से याद रह जाएगा। गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द सेल्स, यानी जब हम लोग लेने जाते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो सेल के टाइम अवेलेबल है, जैसे सॉरी टीवी मॉडल, देन स्पेसिफिक कार विद द यूनिक फीचर्स। जब हम कार लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हमको तो एलॉय व्हील वाली या जो आपकी नई मॉडल है उसमें से ऐसी कार चाहिए, तो वो अवेलेबल है अभी। या फिर हम लोग लेने जाते हैं स्कॉर्पियो, बट हमको वही स्कॉर्पियो चाहिए और XUV 700 अवेलेबल है तो हम लोग स्कॉर्पियो लेके आते हैं। या फिर हम लोग लेने जाते हैं कि भाई ऑडी देखी है मैंने, तो ऑडी ही मुझे ले जानी है। तो उस तरह से जो स्पेसिफिक होता है ये इसमें आता है। उसके बाद उसके जैसा ही एसर्टेन गुड्स, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो देख लो आप लोग। सिंपल सा डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे यहाँ लिखा है आइडेंटिफाइड अपॉन एट द टाइम ऑफ द सेल, एंड यहाँ पे क्या लिखा है आफ्टर द सेल एग्रीमेंट। यानी आप लोगों ने कोई मोबाइल परचेस किया, राइट, तो आपको मोबाइल पसंद आ गया, आपने मोबाइल ले लिया, बट आपने फिर बताया कि कलर आफ्टर आपने क्या किया कि ये नहीं ये कलर चाहिए तो भी चलेगा, कलर आफ्टर एग्रीइंग टू बाय द दैट मॉडल। यानी कलर आप बाद में सिलेक्ट कर रहे हो, आपने सोचा कि भाई मुझे 15 जो आ रहा है या 15 प्रो मैक्स आएगा वही लूंगा, वो डिसाइडेड है। फिर उसके बाद आपने सोचा कि मैं पर्पल कलर लूंगा या मैं व्हाइट कलर या ब्लैक कलर जो भी लूंगा। तो ये उसका एग्जांपल है। तो बहुत इजी है स्पेसिफिक एंड एसर्टेन। और याद रखना एग्जिस्टिंग गुड्स यानी विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, विच इज अवेलेबल एट अ टाइम ऑफ सेल। ये सिंपल सा है। अब फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स में क्या रहेगा, तो फ्यूचर गुड्स में दिस गुड्स आर which cannot be seen, which cannot be touched, which is not available at a time of sale। उसके पूरा मैंने अपोजिट बोला। अब यहाँ पे लिखा है दिस गुड्स आर दैट आर नॉट येट इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ सेल। मैंने जो बोला वही आएगा। दे आर गुड्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, इफ अ फार्मर एग्रीज टू सेल द क्रॉप्स, दे विल ग्रो नेक्स्ट सीजन, those crops would be considered future goods। सीधी सीधी बात है यार। अपने फ्यूचर गुड्स की तो काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं। यानी एक सिंपल सा 15 का ही हम लोग ले कि भाई iPhone 15 आ रहा है, तो 15 आने से पहले तो काफ़ी सारे बुकिंग हो चुके थे। तो वो जो 15 था, वो जो सेल हो रहा था, वो क्या था, फ्यूचर गुड्स था। किसी ने ना देखा था, किसी के सामने नहीं था, बट काफ़ी लाइन लगी हुई थी, सब लेने के लिए दौड़ रहे थे। तो वो क्या था, फ्यूचर गुड्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जो आईफोन की जो सीरीज आती है उसके बाद क्या 16, 17 जो भी लाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सब क्या है, फ्यूचर गुड्स, वो डिक्लेयर करते हैं, सब बुकिंग करवा लेते हैं। अब कंटिंजेंट गुड्स, कंटिंजेंट गुड इज एज लाइक एज फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड इज एज लाइक एज फ्यूचर गुड्स, but it is not called as future good. Why? Because it is depend on certain happening and not happening। यानी वो कंडीशनल है। एक एग्जांपल देता हूं कि भाई हम लोग अगर किसी और कंट्री से कुछ अपने जो फूड है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और वो शिप में आ रहे हैं, अगर वो शिप यहाँ तक पहुंची तो वो गुड्स फ्यूचर गुड बन जाएंगे कि उन्होंने पहले एग्रीमेंट किया था, ठीक है, बट वो शिप यहाँ तक नहीं पहुंची तो ये गुड्स कभी भी फ्यूचर गुड नहीं बन सकते, बिकॉज यहाँ पे शिप पहुंची तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं पहुंची तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। और ए सेज टू बी कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा बट मुझे अगर लॉटरी लग गई तो यहाँ पे भी क्या हो गया, लॉटरी लग गई तो हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि if a seller agrees to sell the XUV 700 car, if they win a lottery, the car would be considered as contingent goods। तो बट ऑब्वियस है कि सारे जो तीनों टाइप्स है वो काफी इजी है। डेफिनेशन कैसे याद रखनी है मैंने समझाया। ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे, आई बेट यू आपको पूरा आंसर बहुत 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 अच्छे से पता चल जाएगा। तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रख के जाना है। इसके बाद के भी जो क्वेश्चन है इसी तरह आपको मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।